घटनाएं और प्रक्रियाएं। इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नाजीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में तीन घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अध्याय एक, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सबका भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजपत्र को समाप्त कर दिया। विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का घोतक था। सबसे एक सामान्य अधिकार होते हैं सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों का नाना रूप में समझा और साधा गया। भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरों को 18वीं सदी के उत्तरार्ध में घटनाओं से ही वैधता मिल रही थी। अध्याय 2 में आप यूरोप में समाजवाद के आगमन और उस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे जिसके चलते रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय को सत्ता छोड़नी पड़ी। रूस क्रांति ने समाज परिवर्तन का एक नया तरीका गढ़ने का प्रयास किया। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजदूर किसानों की बेहतरी का सवाल उठाया। इस अध्याय में आप नए सोवियत सरकार द्वारा शुरू की गई बदलाव, उसके सामने आई समस्याओं और उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानेंगे। सोवियत रूस की सरकार ने खेती में औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण का कार्यक्रम तो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसे ने नागरिकों के कई ऐसे अधिकारों का हनन भी किया जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य होते हैं। फिर भी समाजवाद का नारा विभिन्न देशों को उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का हिस्सा बना। आज सोवियत संघ बिखर चुका है और समाजवाद संकट में है, लेकिन 20वीं सदी के पैमाने पर समकालीन विश्व का रूपकार तय करने में यह सबसे शक्तिशाली ताकत था। अध्याय 3 में आप जर्मनी के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हिटलर के उदय और नाजीवाद का राजनीति का विश्लेषण किया गया है। यहाँ आप नाजी जर्मनी में औरतों और बच्चों की दशा और स्कूलों व यातनाओं गृहों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय से आपको पता चलेगा कि नाजीवाद ने किस तरह विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को जीने के अधिकार से वंचित कर दिया। किस तरह उन्होंने यहूदियों को सफाया करने के लिए यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काया और लोकतंत्र व समाजवाद के खिलाफ एक मारक युद्ध छेड़ दिया। नाजीवाद के उदय की कहानी सिर्फ कुछ खास घटनाओं, सत्ता की पशाचिक चाह, हत्याकांडों और मौत की कहानी भर नहीं है। यह विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल दहला देने वाली व्यवस्था की कहानी है। भारत में कुछ लोग हिटलर के विचारों से काफी प्रभावित हुए, लेकिन ज्यादातर लोगों को नाजीवाद के उदय पर खौफ ही महसूस हुआ। आधुनिक विश्व का इतिहास सिर्फ स्वतंत्रता और लोकतंत्र के फलने फूलने की कहानी भर नहीं है। यह हिंसा और निरंकुशता, मृत्यु और महाविनाश की कहानी भी है। महाविनाश की कहानी भी यही चित्र में प्रदर्शित है। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को बाहर से घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियों चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों को जबरन प्रवेश कर गए। अतः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्टील किले को जेल की
जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्टिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए, यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्टिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसीलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजारों में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस के बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनका परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने से हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, नीचे चित्र में ये दिखाया गया। चित्र 1 में फास्टिलिन ध्वस्त के बाद चित्रकारों ने इस घटना को की याद में कई चित्र बनाई। ये चित्र जो कि सैनिकों आदमियों द्वारा गिराया गया है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज सन 1744 में बुर्बो राजवंश की लुई 16 की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ था। राजारोहण के समय उसने राज को खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई का विशाल महल और राज दरबार को शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने की सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस को 10 अरब लीव्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लीवरे का बोझ चढ़ा था। अक्सर सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्च जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय या विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी न काफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभिन्न फ्रांसीसी सामाजिक मध्यकालीन सीमांत व्यवस्था का अंग था। प्राचीन प्रजातंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज के वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मा प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सीमांत विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सीमांत कर वसूला करता था। किसान अपने स्वामी को सेवा स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइथ धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों को टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी।
ये चित्र में प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट बड़े व्यवसायी, व्यापारिक, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे मजदूर, भूमिहीन मजदूर। चित्र 2 में स्टेट का समाज ध्यान से तृतीय स्टेट में कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ लोग गरीब भी। नए शब्द लिब्रे, फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। स्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। टाइस, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल से सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर। ये चित्र में बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसके एक नजर देखता तक नहीं। नीचे चित्र में दिखाया गया है क्रियाकलाप। बताएं कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान की मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। शैतान को जितना दो उसका मतलब उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। चित्र 3 में मकड़ा और मक्खी एक अनाम उत्कीर्ण चित्र है। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.5 करोड़ 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी काफी मांग तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों ने मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगारों कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां अब और बदतर हो जाती जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार कम गिर जाती, इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। नए शब्द जीविका संकट, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाते हैं और जिसका नाम मालूम नहीं है। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। खराब फसल, वर्षा प्रकोप। अब गरीब गुरबा पावरोटी नहीं खरीद पाएगा। महामारी। जीविका संकट का चक्र। क्रियाकलाप। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर चित्र 4 के रिक्त स्थानों पर भर सकते हैं। खाद्य दंगे, अन्नना भाव, मृतकों की संख्या में वृद्धि, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत, कमजोर शरीर, उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। भले ही कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसानों और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए संसाधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। वे जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पाद के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के वृद्धि लोग उसे खरीद लेते थे। समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागर एवं निर्माता के अलावा प्रशासनिक सेवा वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मान विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जिया लॉक रूसों जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने ट्रू ट्रीटेज ऑफ गवर्नमेंट लॉ के
लॉक ने राजा के दैविक और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्तावना रखा। मांतेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्ति अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफी हाउसों व सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्च को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। स्रोत प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दत्तांत ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा, मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहां मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैं न तो जनजात कुलीन था और न ही मेरा कोई रक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था क्योंकि मेरे जेब में एक सू फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था में हमें पढ़ा लिखा तो दिया था लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यंग नामक के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपने यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है, सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उसके साथ बुरा व्यवहार करने वाले को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है जिससे उसने मुक्ति लोगों की सेवाएं ली होती हैं और उनसे बेहतर बर्ताव करता है, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ नहीं रोना चाहिए। क्रियाकलाप। यहाँ यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, गुलामों से उनका क्या आशय है, वह किसकी आलोचना कर रहे हैं, 1787 में उन्हें किन खतरों का आभास होता है। क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में आपने देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उनसे ऐसे कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जेनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट्स जेनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें 3 स्टेट्स अपनी अपनी प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जेनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वारसा के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट्स के
स्टेटस ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतार में बिठाए गए। तीसरे स्टेटस के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेटस का प्रतिनिधित्व तो इसकी अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसान, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगे की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेटस जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बारे में भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिससे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कनेक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेटस के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबो और आबे सियन ने किया। मिराबियों का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सीमांती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय से जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे सियन मूलतः पादरी था। उसने तीसरे स्टेटस क्या है शिष्य से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पंपलेट्स लिखी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1789 में स्टेटस जनरल का आह्वान तीसरे स्टेटस नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह, 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलतः अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792 से 1793 फ्रांस गणराज्य बनता है और फिर सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन, 1804 नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। 1815 वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। क्रियाकलाप, तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि के मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेयली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं कि क्या आप मानते हैं कि उस समय बेयली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर से पीठ करके खड़ा रहा होगा। बेयली को इस तरह दर्शाने चित्र 5 के पीछे डेविड का क्या इरादा प्रतीत होता है। ये चित्र में खड़ा हुआ व्यक्ति चित्र 5 में टेनिस कोर्ट में शपथ एक विशाल पेंटिंग के जाक लुई डेविड द्वारा बनाया गया। शुरुआती रेखांकन यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पावरोटी की कीमत आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुड़े थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बालिस्तीन पर धावा बोलकर उसे नस्तेनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण चिट्टियों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जला
राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जगीरों छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देश में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने कर कर्तव्यों और बंधनों वाली समानती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों का छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रो की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। ये चित्र में दिखाया गया है जो नीदरलैंड्स की चित्र है। बुलोन, लिली, एमिया, एलिस्ट्री, रोमालिया, एल्सेस, लेविसे, डिजोन, लुइवा, स्विट्जरलैंड, सांते फ्लोरेंतीन, ब्लोई, पेरिस, रुआ, बुलोन, ला माचे, केन, नार्मंडिया, ला फार्ते, एंगल्स, ब्लोई, नातेस, सोलेत, ब्रेस्ट, रफेप, बिस्के की खाड़ी, पोलिर, लिमोजेस, बोद्रो, ल्यून्स और मार्लिन्स, दुर्जो, स्पेन भय की लहर से अप्रभावित इलाके। और ये लाल वाले जो 1789 की शुरुआत में विद्रोह वाले क्षेत्र प्रमुख बंदर भगदड़ के बाहरी हिस्से और धनुष वाले भय की लहर का विस्तार। भूमध्य सागर नीचे। चित्र 6 में भय की लहर का प्रसार मानचित्र से पता चलता है कि किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक प्रजा राजतंत्र की नींव पड़ी, जिस चित्र 7 में दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। न्यायपालिका किनारे न्यायाधीश जो कि वोट से बनता, जो सक्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग। निष्क्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त नहीं, लगभग 30 लाख पुरुष, महिला, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के मताधिकार प्राप्त नहीं था। दोनों के वोटों से इधर न्यायाधीश चुने जाते थे, इधर निर्वाचित में 50,000 पुरुष वोट देकर नेशनल असेंबली में 745 सदस्य विधायिका बनाते थे और विधायिका नियंत्रण करती थी। कार्यपालिका यानी सम्राट को फिर से नियंत्रण करती थी मंत्री से और सम्राट निषेध था नेशनल असेंबली से। चित्र 7 में 1991 में के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था। सन 1991 में संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। इस सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष जो सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्ज किया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। ये चित्र 8 में पुरुष की एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में ले बर्बिए द्वारा बनाया गया चित्र दाईं ओर से आकृति फ्रांस की ओर और बाईं ओर की कानून को निरूपित करता है। ये चित्र में कानून को निरूपित करा रही हैं। संवैधानिक पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक
एवं अरहणी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मान प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक को नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। ये चित्र ख स्रोत ख क्रांतिकारी पत्रकार ज्यापाल माल जीन पॉल मार्ट ने अपने अखबार लामी द पीपल जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान का यह टिप्पणी की थी। जनता के प्रतिनिधि का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषित की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती। इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेगा जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंके है, एक दिन वही हश्र अमीरों को करेंगे। समाचार लामी द पल्प से उद्धृत। स्रोत ग पुरुषों और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। एक आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। हर के राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अरहणी अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार हैं स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तीसरा, समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिन्हें जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का ऐसे कामों करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने से लिखने तथा छापने के लिए आजाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्च चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार सामान्य रूप से कर लगाया जाना चाहिए। क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुलंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। राजनीतिक प्रतीकों के मायने। 18वीं सदी में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए महत्वपूर्ण विचारकों का प्रचार करने के लिए छपे हुए कुछ शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बर्बियर ने अपने पेंटिंग चित्र आर्ट में अधिकारों की घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। टूटी हुई जंजीर, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक। छड़ों का बछड़ीदार गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंखें, सर्वदर्शी आंखें ज्ञान का प्रतीक हैं। सूर्य की किरण अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देगी। राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक है। राजदंड अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, सनातनता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। लाल फ्राइजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली
टोपी। नीला, सफेद, लाल फ्रांस का राष्ट्रीय रंग। डैनी वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप। विधि पटक, कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। क्रियाकलाप। एक, भाग से एक में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रतीक की पहचान करें। दो, ले बारबीय ने पुरुषों एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र चित्र 8 में चित्रित प्रतीकों को व्याख्या करें। तीन, 1791 के संविधान में नागरिकों को दिए गए राजनीतिक अधिकारों की घोषणा। स्रोत गौ के अनुच्छेद 1 एवं 6 में दिए गए अधिकारों से तुलना करें। क्या दोनों दस्तावेज एक दूसरे के अनुरूप हैं? क्या दोनों दस्तावेजों से एक ही विचार का बोध होता है? चार, 1791 में संविधान से फ्रांसीसी समाज के कौन से समूह लाभान्वित हुए होते? किन समूहों को इससे असंतोष हो सकता है? मरा ने भविष्य के बारे में कौन सी पूर्वानुमान स्रोत खोल लगाए थे? फ्रांस की घटना से निरंकुश राजतंत्र वाला प्रसा ऑस्ट्रिया, हंगरी और या स्पेन आदि देशों पर पड़ने वाले प्रभाव की कल्पना कीजिए। फ्रांस में हो रही घटनाओं की खबरों पर राजाओं, व्यापारियों, किसानों, कुलीनों तथा पादरियों ने कैसी प्रतिक्रिया दी होगी? फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटना से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता का जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि राजेट दी लाइलर द्वारा रचित मर्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चल जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इसी पूरी अवधि में महिलाओं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और जानेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूते बनाने वाला, पेस्ट्री बनाने वाले, गाड़ी साज छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबोस्पेयर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदारी लंबी पतलून पहनने वाला निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्तों वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहनने वाले, ब्रीचिस घुटनन पहनने वाला कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह बेबीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान का उनका तरीका था। नए शब्द कन्वेंट धार्मिक जीवन को समाप्ति
समर्पित समूह की इमारत। ये चित्र में जो दिखाए गए हैं चित्र 9 में शौकुलात बिना ब्रीचेस वाले दंपति दिखाए गए हैं। ब्रीचेस वाले दंपति हैं ये। चित्र 10 में नानीन वाले लिबर्टी स्वतंत्रता। यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और हर 2 साल में लगने वाले सैलान नामक नामुइस में अपने चित्र को प्रदर्शित कर सकें। यह तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये चित्र में दिखाई गई हैं क्रियाकलाप। इस चित्र को ध्यान से देखें और उन वस्तुओं की सूची बनाएं जिन्हें आपने राजनीतिक प्रतीकों के रूप में बॉक्स 1 में देखा। लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर, छड़ों का बछड़ीदार गट्ठर, अधिकारों का घोषणा पत्र, पिरामिड समानता का प्रतीक जिसे अक्सर एक त्रिभुज के रूप में दिखाया जाता था। इन प्रतीकों की सहायता से इन चित्रों की व्याख्या करें। स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति, इन महिला मूर्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं? इसलिए जैकोबिनो को शौकुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। शौकुलात पुरुषों लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। 1792 की गर्मियों में जैकोबिनो ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बना के रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवारों को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, को मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। लुई 16 को न्यायालय द्वारा दोषद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कानकार्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंतोइनेट का भी वही हश्र हुआ। नए शब्द देशद्रोह, अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना, आतंक राज। 1793 से 1794 तक के काल के आतंक का युग कहा जाता है। रोबो स्पेयर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उस पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़कर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। रोबो स्पेयर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तक तय कर दी थी। गोश्तों एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली
समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मान्यूसर महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सिटोयेन नागरिक एवं सिटोयिन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिए गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्त से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। क्रियाकलाप डेसमालिन्स और रोबेस्पियर के विचारों की तुलना करें। राज्य शक्ति के प्रयोग से दोनों का क्या तात्पर्य है? निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई से रोबेस्पियर का क्या मतलब है? डेसमालिन्स स्वतंत्रता को कैसे दिखाता है? एक बार फिर स्रोत को देखें। व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में संविधान में कौन से प्रावधान थे? इस विषय पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। स्रोत घ स्वतंत्रता लिबर्टी क्या है? दो परस्पर विरोधी विचार। क्रांतिकारी पत्रकार केमिल डेसमालिन्स ने सन 1793 में यह लिखा। इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति और विवेक है, समानता एवं न्याय है, यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दासियों संगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है? 7 फरवरी 1994 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया जो ल मोनितेर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर तुरंतता और अन्याय न्याय है जिसका प्रयोग पितृभूमि की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। इस चित्र में देखिए, ये नीचे बैठी हुई ये चित्र 11 क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। इनमें से एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यता के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पाए पर टिका हुआ का लांसिक मंडप अस्थायी सामग्री का बना था जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। यह बीच में मंडप बना हुआ है। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबकों के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान को 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर
दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्र, विधि सम्मत, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। क्रियाकलाप, यह चित्रित जनसमूह, उनकी वेशभूषा, भूमिका एवं क्रियाकलाप का वर्णन करें। इस चित्र में क्रांतिकारी उत्सव की कैसी छवि बनती है? क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? चित्र 12 में वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें। यह चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटना के कई चित्रों में से एक है। उन दिन महिलाओं पेरिस से वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकारों को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांशतः महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थीं। अधिकांशतः महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेटस के धनी परिवारों की लड़कियां ही कन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगा कर रोटी लाना और बच्चों को देख रेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं के लिए अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें क्रियाकलाप 12, चित्र 12 में अंकित औरतों और उनकी क्रियाओं के, उनके हाव भाव और उनके हाथ की वस्तुओं का विवरण दें। गौर से देखें कि क्या वे सभी एक ही सामाजिक वर्ग की लगती हैं। चित्रकार ने इस आकृति में किन प्रतीकों का इस्तेमाल किया है? इन प्रतीकों के क्या मायने हैं? क्या महिलाओं को देखकर लगता है कि वे सार्वजनिक रूप से वही कर रही हैं जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है? क्या आप सोचते हैं चित्रकार महिलाओं के साथ या उनके विरोध में खड़ा है? कक्षा में अपनी राय पर विचार विमर्श कीजिए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाओं इस बात से निराश हुई कि 1791 में के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता ने उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादियों को शैक्षिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किए जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप से दे दिया गया और मर्द औरतों दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज्य के दौरान सरकार ने महिलाओं क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों में प्रतिबंध लगाने का कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत
एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलनों के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं को राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। स्रोत चौ में दिखाया गया क्रांतिकारी महिला ओलंप ने गूंजे 1748 से 1793 का जीवन। ओलंप द गूंजे क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुषों एवं नागरिकों अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसीलिए उन्होंने सन 1991 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्य के पास यह मांग रखते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1993 में ओलंप दे गूंज ने महिला क्लब को जबरदस्ती बंद करने देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल असेंबली द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ओलंप दे गूंज की घोषणा पत्र में उल्लेखनीय कुछ मूलभूत अधिकार: औरत जन्मान स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुषों के समान है। सभी राजनीतिक संगठनों का पुरुष लक्ष्य पुरुष एवं महिलाओं के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार हैं स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संग के सिवाय कुछ नहीं है। कानून सामान्य इच्छा को अभिव्यक्त होनी चाहिए। सभी महिलाओं एवं पुरुषों नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपने योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। कोई भी महिला अपवाद नहीं है। वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नजरबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। क्रियाकलाप और ओलंप दे गूंज द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र 6 तथा पुरुषों एवं नागरिकों अधिकार घोषणा पत्र ग स्रोत की तुलना करें। ये चित्र 12-13 बेकरी की दुकान पर कतार में महिलाएं। स्रोत ज सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिक सोमेत ने इन आधारों पर महिला क्लब को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया। क्या प्राकृतिक ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? क्या प्राकृतिक ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं। प्राकृतिक ने पुरुषों से कहा, पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य यह तुम्हारा साम्राज्य है। प्राकृतिक ने महिलाओं से कहा, स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व यही तुम्हारा कार्य है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज हैं। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? क्रियाकलाप: कल्पना करें कि आप चित्र 13 में कोई महिला है और सोमेत स्रोत च के तर्कों का जवाब दें। दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गार्डेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसे वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। औपचारिक एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में आश्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बुर्द या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर
एवं हथकड़ियों डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्र यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दो और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। चित्र 14 में ये दास मुक्त दिखाए गए हैं। दास मुक्त सन 1794 के इस चित्र में दासों की मुक्ति का वितरण है। शीर्ष पर तिरंगे बने बैनर का नारा है, मनुष्य के अधिकार। नीचे अभिलेख कहता है कि गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीका की एवं अमेरिकी इंडियन दासों के को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनने की चेष्टा कर रही है। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाले प्रजा सभी समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान की जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में भी सभी दासों को मुक्त का कानून पारित कर दिया है, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। नए शब्द निग्रो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। यहाँ अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल और अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्टील के विध्वंसक के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटकों को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने की बाद ही प्रकाशित या मांचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया था। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबार, पाठ्य पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों को बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहातों तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोध विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष से दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जानने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताब को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षित के लिए ही संभव था। क्रियाकलाप। इस चित्र में अपने शब्द का वर्णन करें। चित्रकार ने लोभ, समानता, न्याय, राज्य द्वारा चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण आदि विचारों को संप्रेषित करने के लिए किन प्रतीकों का सहारा लिया गया है? ये चित्र में देशभक्त कसरती दाब मशीन, जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता था। अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया 1790 में यह चित्र न्याय के विचार को व्यवहार में बदलना चाहता था। ये अगला चित्र, ये चित्र 16 में
जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बाइल रचित चित्र। इस अध्याय में मरा के बारे में आपको क्या याद है, उसके इर्द गिर्द मौजूदा दृश्य का वर्णन कीजिए तथा इसकी लोकप्रियता के बारे में समझाइए कि इसी सैलान में आने वाली विभिन्न वर्ग के लोगों पर इस पेंटिंग का क्या प्रतिक्रिया होती है। सारांश। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों को विजयी यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की भी समान प्रणाली चलाई। शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता की स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। चित्र 17 में अल्प्स पार करता नेपोलियन डेविड द्वारा बनाया गया चित्र दिखाया गया है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और उनके कारण यहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। अपनी वैश्विक समाजों के संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना ने अपने अदालतों में दास से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हैं। बॉक्स 3। राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति के ने उनकी कल्पना को नई धार दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जनता के बाद वह और किसी चीज के बारे में बात नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाए। सुशोभन सरकार नोट्स ऑन द बंगाल रेनेसा 1946 क्रियाकलाप। इस अध्याय में आपने जिन क्रांतिकारी व्यक्तियों के बारे में पढ़ा उनमें से किसी एक के बारे में और जानकारी इकट्ठा करें। उस व्यक्ति की संक्षिप्त जीवनी लिखें। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ऐसे अखबारों का जन्म हुआ जिनमें हर दिन हर हफ्ते की घटना का ब्यौरा दिया जाता था। किसी एक घटना के बारे में जानकारी और तस्वीरें इकट्ठा करें तथा अखबार के लिए एक लेख लिखें। आप चाहें तो मिराबो, ओलंप दे गूज या रोबोस्पेयर्स के साथ काल्पनिक साक्षात्कार भी कर सकते हैं। 2 या 3 का समूह बना लें। हर सामूहिक फ्रांसीसी क्रांति पर एक दीवार पत्रिका बना कर बोर्ड पर लटकाएं।